ये कहानी है उर्मिला की। वो अपनी सास से आए दिन परेशान रहती। एक तो उसकी सास उससे दिन भर काम करवाती और दुनिया भर के ताने देती और पूरे घर में उसकी शिकायत करती फिरती। उर्मिला अब तंग आ चुकी थी। उनके आतंक की एक झलक आप भी देखिए। अरे उर्मिला, सारा दिन आराम करती रहेगी क्या? अरे जरा एक कप चाय तो पिला। अजी, आप ही देख लो, मैडम से चाय मांगना पड़ रहा है। ये नहीं कि सुबह का समय है, थोड़ा सबको चाय पिला दो। ना जी ना, इनसे ये उम्मीद थोड़ी की जा सकती है। अरे पता नहीं आगे चल के इस नामुराद से और क्या क्या मांगना पड़ेगा। अरे माँ, आप इतनी सी बात पे इतना क्यों सुना रही हैं? मैंने चाय रख दी है, बस उबल ही रही है, अभी लाती हूँ। इतना कह के उर्मिला सबके लिए चाय लाने चली जाती है। तब तक रमेश आता है। तब रमेश की माँ उससे फिर से उर्मिला की शिकायत करने लगती। फिर उर्मिला सबके लिए चाय लाती है और सब पीते हैं। पति के काम पर जाने के बाद उर्मिला घर का सारा काम करती, बाहर से राशन पानी लाती, साफ सफाई करती। पर ज्यों उर्मिला थोड़ा बैठती, सास चिल्ला पड़ती। अरे उर्मिला, कहाँ मर रही है? अरे मैंने तुझसे बोला था मूंग की खिचड़ी बनाने को, बनाए कि नहीं? अरे सारा दिन आराम करती रहती है, कभी तो काम कर लिया कर। उर्मिला सोच में पड़ जाती है कि अब इसका क्या ही उपाय किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उर्मिला ये सोचती है कि सास से बिना झगड़ा किए उनकी ये आदत कैसे छुड़वाई जाए। एक दिन की बात है, रमेश की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। दिन रात उर्मिला रमेश की सेवा में लगी रहती, पर तब भी सास उसको ताने देना नहीं छोड़ती। धीरे धीरे रमेश की तबीयत ठीक हो रही थी। उर्मिला को एक आइडिया सूझता है। वो अपनी सास को सबके सामने ले जाती है और बोलती है, अरे आप सब जानते हैं, माँ ने रमेश के लिए 6 महीने का मौन व्रत रखा है और रोज 6 महीने तक रमेश को अपने हाथों से खाना बना के खिलाएंगी ताकि रमेश की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। मैं और रमेश तो धन्य हुए ऐसी माँ पाके। किसी की भी माँ इतना त्याग नहीं कर सकती। आप धन्य हैं माँ, मैं बहुत सौभाग्यवती हूँ जो आप जैसी सासू माँ मिली। पता है, माँ तो 1 वर्ष के लिए मौन व्रत रखने जा रही थी, पर मैंने रोक दिया। अरे इस उम्र में माँ सबके लिए खाना बनाएंगी। अरे माँ के हाथ के खाने में तो जादू है। इसी तरह उर्मिला अपनी सास के तारीफों के पुल बांधती जाती और उसकी सास देखती रह जाती। रमा कुछ बोल भी नहीं पाती है। बहू ने इतनी तारीफ जो कर दी थी, बेचारी रमा मना भी नहीं कर पाए। अब क्या, रमा रोज खाना बनाती और एक शब्द बहू को कुछ बोल भी नहीं पाती। एक दिन रमा काम करके बहुत थक जाती है। तब उर्मिला आती है और रमा से बोलती है, अरे माँ, मैं मायके जा रही हूँ। अब जब आप खाना बना ही रही है तो उसी हाथों से सफाई भी कर लीजिएगा। और चीनी खत्म हो चुकी है, वो भी बाजार से लेते आइएगा। और रामू काका के यहाँ आटा पीसने के लिए भेजा हुआ है, वो भी शाम तक पीसा जाएगा। और हाँ, कल आपकी नंदनी बिटिया आ रही हैं, अपनी सास ननंद को लेकर। वो क्या है ना, अब आपका तो मौन व्रत है, तो कहाँ आपसे बात हो पाती है अब, इसीलिए उन्होंने मुझे बता दिया। चलती हूँ माँ जी। अरे अरे उर्मिला बिटिया, मुझे अकेला छोड़ तू कहाँ जा रही है? अरे बेटी, अब इस उम्र में मुझसे इतना काम कहाँ हो पाएगा। और थोड़ा सोच, कल मेहमान आने वाले हैं। बेटा मायके मत जा, देख मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। अरे माँ, पर माँ, मैं काम कहाँ करती हूँ, मैं तो बस आराम करती हूँ ना। नहीं बिटिया, मुझे माफ कर दे, मैं जो तुझे बोलती हूँ वो मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे बेटा। वो क्या है ना, मेरी सास भी मुझे ऐसे ही बोला करती थी। मैं आज के बाद कभी तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे माफ कर दे बेटा। रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर सब ठीक हो जाता है। शहर की बहू। ये कहानी है लीलावती की। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा दिनेश गांव में ही व्यापार करता था। उसकी पत्नी रमा घर संभालती थी। लीलावती की बड़ी बहू ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर घर संभालने में निपुण थी। छोटा बेटा रमेश शहर में पढ़ाई करता था, वहीं उसकी नौकरी भी लग गई थी। कुछ दिनों के लिए रमेश गांव आ रहा था।
लीलावती बहुत खुश थी। घर की पूरी साफ सफाई करवाती, ढेर सारी तैयारी करवाती, रमा के साथ मिलके पकवान बनाती। अगले दिन रमेश आता है, पर साथ में एक लड़की भी थी। वे दोनों अंदर आते हैं। लीलावती रमेश से बोलती है, बेटा रमेश कैसा है? तेरी बड़ी याद आती है। अब तू आया है तो 2-3 महीने रह के ही जाना। पता है, तेरे लिए मैंने और रमा ने तेरे पसंद का खाना बनाया है। ढेर सारे पकवान बने हैं, खाएगा न तू? माँ, भला आपके हाथ के खाने को कौन ही मना करेगा। और अब कहाँ आपके हाथ का खाना नसीब होता है। मुझे भी आपकी बड़ी याद आती थी। अच्छा रमेश, ये लड़की कौन है? तेरी दोस्त है क्या? नहीं माँ, ये आपकी छोटी बहू है। अब मैं क्या बताऊं, ऐसी परिस्थिति आन पड़ी कि मुझे पीहू से शादी करनी पड़ी। ऐसा नहीं है माँ कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। पीहू बहुत अच्छी लड़की है। बस पछतावा इस बात का है कि आपको बिना बताए मैंने ये शादी कर ली। बात को समझो माँ, पीहू अच्छे घर की और पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। क्या तू अब मुझे समझा रहा है? अरे क्या क्या सपने देखे थे मैंने तेरी शादी की। ऐसी बहू लाऊंगी, वैसी बहू लाऊंगी, पर अफसोस मेरी किस्मत में नहीं था। अरे ये शहरी लड़की है, जरूरत पड़ने पे साथ तो क्या हाल भी नहीं पूछेगी। शहरी बहू घर को बिगाड़ के रख देती है। हाय, अब मैं क्या करूं? तू मुझसे कोई बात मत कर, जा शहर वापस चले जा। इतना कह के लीलावती और रमा वहां से चले जाते हैं। तब रमेश पीहू से बोलता है, पीहू तुम चिंता मत करना, वो माँ है ना, थोड़ा गुस्सा होना तो जायज है। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें जरूर अपना लेंगी, और मुझे तुम पर भी भरोसा है। तुम उनका दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ोगी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, पर लीलावती अब भी रमेश से नाराज रहती है और पीहू को अब तक नहीं अपनाती। पीहू अगर रसोई में जाती तो रमा और लीलावती उसे भगा देते। एक दिन रमेश को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। वो माँ से बोलता है, माँ मुझे किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना है। आने में 4-5 दिन लग जाएंगे। तब तक आप अपना और पीहू का ख्याल रखिएगा। मैं जाऊँ ना? मुझसे क्या पूछता है? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तो नहीं सोचा कि एक बार माँ को कम से कम पूछ लूं। अब जा, कौन सा हम तेरी पीहू को घर से निकाल देंगे। रमेश चला जाता है। अगले दिन रसोई में रमा लीलावती से बोलती है, अम्मा, वो मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना था। बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या मैं जा सकती हूँ अम्मा? क्या अब तुझे भी जाना पड़ेगा? बहू मैं तुझे रोक तो नहीं रही, पर जल्दी आ जाना, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। रमा भी अपने मायके चली जाती है। घर का सारा काम अब लीलावती पे पड़ गया था। उसे लगता कि पीहू को घर वर का काम नहीं आता होगा, और वो उससे करवाना भी नहीं चाहती थी। 2 दिन तो लीलावती ने सारा काम किया, पर अचानक वो गिर पड़ी। पीहू आती है और उसे बिस्तर पर लिटाती है। देखती है तो लीलावती की तबीयत बहुत खराब चल रही थी, बहुत तेज बुखार भी था। वो जाती है और जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाती है। डॉक्टर कुछ दवाइयां देते हैं और आराम करने को बोलते हैं। फिर पूरा घर का काम पीहू करती है। खाना बनाती है, बर्तन धुलती है, घर की साफ सफाई करती है, लीलावती की देखभाल करती है। ये देख लीलावती को पीहू के प्रति अपने व्यवहार पर पछतावा होता है। अगले दिन रमेश घर आ जाता है तो लीलावती रमेश से बोलती है, बेटा रमेश, मुझे माफ कर दे, मैंने पीहू को गलत समझा। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में भूल कर दी। मेरे मन में ये बात बैठ गई थी कि शहरी लड़कियां अच्छी नहीं होती। पिछले 3-4 दिन में पीहू ने मेरी बहुत सेवा की, एक माँ की तरह ख्याल रखा। मैं तो खुशकिस्मत हूँ जो इतनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। मैं ये नहीं कहती कि रमा बुरी है, पर अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पीहू बुरी है। मेरी दोनों बहुएं बहुत प्यारी है। सीख, जरूरी नहीं हम हमेशा सही हो। कई बार हम लोगों को पहचान नहीं पाते हैं और उन्हें गलत समझ बैठते हैं। समझदारी और इंसानियत ही एक अच्छे इंसान की परख है, और जरूरत पड़ने पर साथ निभाना।